Good morning, all of you. Good morning, all. Good morning, Saima. Good morning, Vance. Good morning, Prachi. Good morning, Tejaswini. Very good morning, all. Okay, am I audible all properly? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग फोटोसिंथेसिस हम लोग देख रहे हैं। कल इसमें हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है वो देखे थे। आज हम लोग यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है इसकी साइट क्या है, कैसे वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इनका फोटोसिंथेसिस में किस तरह से रोल होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए, जिसमें पहली चीज़ तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है, क्या चीज़, जो फोटोसिंथेसिस है जिसमें हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये देखे कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एसेंशियल होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल होता है, फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है जो हमारी एयर को प्यूरिफाई करता है। आप लोग रिवाइज किए बेटा सभी लोग? आई होप इतना यस सर। पोर्शन आप लोग सभी लोग रिवाइज कर लिए होंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन देखे थे कुछ साइंटिस्ट का, जैसे जोसेफ प्रेस्टले, जॉन इंजनहॉस, जूलियन वॉन्सैक, ओके, एंड वॉन नील का एक्सपेरिमेंट, जिसकी हेल्प से हमें ये समझ में आया कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है। फिर इसके बाद फोटोसिंथेसिस की इस प्रोसेस के बाद फाइनली हम आगे आते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को जो स्टडी करना है दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट यदि हम देखें तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये जो है क्या चीज़, स्ट्रक्चर है जो कि जनरली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। एक तो इस तरह से और दूसरा इस तरह से। तो इसमें एक आएगी आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा आएगा इनर मेम्ब्रेन। फिर क्वाइन के समान ऐसी पाइल दिखाई देंगी। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाता है, ग्रेना। आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर ये जो है ये हो गया ग्रेना। इसमें आप आउटर और इनर मेम्ब्रेन देख रहे हैं। अब ऐसे दो ग्रेना को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक लैमेली होती है, क्योंकि ये वाला जो सब्सटेंस है यहाँ पे ये होता है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में ये जो दोनों ग्रेना को कनेक्ट कर रहा है ये जो लैमेली है इसे हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। स्ट्रोमा जो है एक साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस होता है, साथ ही साथ इसमें राइबोसोम्स, स्टार्च ग्रेनुल्स, लिपिड ड्रॉपलेट भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर इसमें जैसे कि सपोज ये जो ग्रेना है, जो कॉइल के समान जो आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई देगा, उसमें ग्रेना का ये वाला जो पोर्शन जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो लेयर, ये कह लो, ये कह लो, ये जितना भी कंप्लीट मेम्ब्रेन, नॉट ओनली सिंगल, तो ये जो मेम्ब्रेन होती है इसे कहते हैं थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ये एक ऐसी जगह, एक ऐसी साइट जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसका रोल क्या है बेटा, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, देन उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। केमिकल एनर्जी मीन्स एक तो एटीपी के फॉर्म में और दूसरा NADPH के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ग्रेना में, इस रिएक्शन को कहते हैं लाइट रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे, लाइट रिएक्शन। फिर जब फाइनली लाइट रिएक्शन हो गया तो वो
उसका आगे का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है, हमारे जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में जो NADH और NADPH जो फॉर्म हुआ है और जो ATP फॉर्म हुआ है, इसका यहाँ पे यूटिलाइज होगा, देन उसे हम कहेंगे डार्क रिएक्शन, जिसमें CO2 के जो है यूज होता है, और फाइनली C6H12O6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाती है यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। तो ये स्ट्रोमा में होती है और इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे अभी हम लोगों को सबसे पहले जो कंसेप्ट समझना है वो आएगा हमारा क्या चीज़, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस, जिसमें साइट्स और स्पेशली अभी हम लोग जो देखेंगे क्या चीज़, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है मीन्स क्लोरोप्लास्ट का हम लोगों ने भी स्ट्रक्चर देखे, तो यहाँ पे जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है, कौन कौन से पिगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पे आता है क्या चीज़, क्लोरोफिल। क्या आता है, क्लोरोफिल। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग देखें तो इसमें आएगा कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। क्या चीज, फाइकोबिलिन। तो अब हम लोग यहाँ पे तीनों भी जो टाइप्स है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के, इनको हम समझ लेते हैं पहले तो अब यदि हम यहाँ पे क्लोरोफिल की हम बात करते हैं, तो क्लोरोफिल जो है ये कैसा होता है बेटा, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। लेकिन यही चीज हम कैरोटिनॉइड की हम बात करें तो ये कैसा होता है, येलो ऑरेंज होता है। और फाइकोबिलेंस जो होता है ये होता है रेड ब्लू कलर का। ठीक है, मीन्स कलर्ड पिगमेंट है। अब ये जो येलो ऑरेंज जो हम जो देख रहे हैं, तो इस येलो ऑरेंज में, इसमें यदि हम देखें तो टू टाइप आते हैं। टू टाइप में एक तो इसमें आएगा क्या चीज, कैरोटीन। क्या आता है इसमें, कैरोटीन आता है। साथ ही साथ इसमें एक आता है जिसे कहते हैं Xanthophylls. जैंथोफिल। वेरी गुड। तो ऐसे टू टाइप्स आते हैं कैरोटिनॉइड्स में। यही चीज हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल जो होता है टोटल 5 टाइप्स के होते हैं बेटा। जैसे कि क्लोरोफिल का शॉर्ट फॉर्म में CHLL बना रहा हूँ, इसमें क्लोरोफिल A आएगा, क्लोरोफिल B आएगा, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E। फिर इसके अलावा 2 क्लोरोफिल और होते हैं जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वेरिडिन। और यही चीज हम लोग फाइकोबिलेंस की यदि हम बात करें, रेड और ब्लू, तो इसमें आते हैं 3 टाइप्स। एक आएगा फाइकोसाइनिन। ठीक है, क्या आएगा, फाइकोसाइनिन। ओके। एक होता है एलोफाइकोसाइनिन और एक होता है फाइकोएरिथ्रिन।
अब देखिए यहाँ पे फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन की हम बात करें तो ये जो दोनों भी है ये ब्लू कलर देते हैं, और फाइकोएरिथ्रिन की यदि हम बात करें तो ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे रेड और ब्लू जो है वो फाइकोविलेंस का रोल हो गया। अब इन सब में यदि हम देखें बेटा तो इसमें एक पिगमेंट ऐसा है जो कि यूनिवर्सल है, जानते हो कौन सा है? एक पिगमेंट ऐसा है जो कि यूनिवर्सल पिगमेंट है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है ये जो पिगमेंट है ये कैसा है? यूनिवर्सल पिगमेंट है। यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मीन्स ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल ए मिलेगा, और इसका ही मेन रोल होता है जो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्लोरोफिल ए जो है ये क्या हो गया, यूनिवर्सल पिगमेंट हो गया, जो क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब किया, देन उसे उसने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, मीन्स ये जो है ये है प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसका यदि हम फॉर्मूला देखें क्लोरोफिल ए का तो C55H72O5N4Mg ये होता है बेटा। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट आप लोग याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जनरली 2 कंपोनेंट होते हैं। थोड़ा सा हम लोग क्लोरोफिल का एक काम करते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि ये हमारे लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग बेटा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल देख रहे हैं। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल समझेंगे। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये कैसा होता है बेटा, टेडपोल के समान होता है, जिसमें जनरली ये बना होता है किससे, 2 कंपोनेंट से। अब 2 कंपोनेंट जो है जिसमें क्या होता है जानते हो आप? क्या बोल रहे हो बेटा प्राची, नहीं समझा? इसके पहले के स्लाइड शो करना है क्या बेटा? ये फिर से एक्सप्लेन करना है क्या, बोले बेटा? ओके, ये वाला देख लो। हो गया? ओके, तो हम लोग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कैसा होता है बेटा, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक इसका आता है हेड और दूसरा आता है टेल। बेटा ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको आज ऐसा लग सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है बट ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को समझना है और इसके आगे के जो भी पोर्शन है उसे समझना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें इसेंशियल है जो हम देखेंगे। ठीक है, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे बेटा।
तो देखो हेड हम देखिए तो हेड जो है ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मीनिंग जानते हो बेटा क्या होता है? हेलो। टेल जो है हाइड्रोफोबिक होती है। व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक? सर हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से अट्रैक्शन, और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से ये मतलब वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। अपोजिट जाएगा, वेरी गुड, ग्रेट। तो हेड जो होता है ये होता है बेटा पोरफायरिन हेड। कैसा होता है? हेड जो है ये होता है पोरफायरिन हेड। और यही चीज़ हम लोग टेल की हम बात करें तो टेल जो होता है ये क्या कह सकते हैं, फाइटो कहलाता है। ठीक है, फाइटो मीन्स क्या है, जनरली इसमें फैटी एसिड चेन जो है एक लॉन्ग चेन होती है। ठीक, तो ये जो पोरफायरिन जो है मीन्स पायरोल रिंग सिस्टम यहाँ पे फॉर्म होगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो पोरफायरिन हेड होता है इसमें 4 पायरोल रिंग यहाँ पे देखने को प्रेजेंट होती है। 4 पायरोल रिंग जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगी, और इंटरकनेक्टेड होने की वजह से ये एक टेट्रा पायरोल रिंग के समान एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा ये? टेट्रा पायरोल रिंग। जैसे 1 2 3 4 रहेगा और आपस में ये ऐसे इंटरकनेक्टेड रहेगा, और ऐसा टेट्रा पायरोल, जिसमें हम इसका लेंथ यदि देखें, कभी कभी एग्जाम में यदि पूछ ले तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो लेंथ जो देखे हम लोग और डायमीटर हम देखें तो इसमें 15 × 15 जो है एमस्ट्रॉन्ग का जो है स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला भी 15 एमस्ट्रॉन्ग का होता है और ये वाला भी 15 एमस्ट्रॉन्ग का होता है। और इसके इस कॉर्नर से इस तरह से एक लॉन्ग टेल जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और टेल जो होती है ये होती है बेटा 20 एमस्ट्रॉन्ग का। तो इस तरह से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है इसका जो है ये जो है स्ट्रक्चर होता है। और इसी के सेंटर में, क्योंकि चारों चेन आपस में कनेक्टेड रहती है, तो इसका जो सेंटर होता है यहाँ पे मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम आयन यहाँ पर जो है प्रेजेंट होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि रिंग जो है, तो एक तो ये बीच में मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम से 1 2 3 4 नाइट्रोजन रहेंगे। नाइट्रोजन के साथ इस तरह से यहाँ पे एक रिंग आती है, ये ऐसी जो है ये रिंग बनेगी बेटा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर से समझना है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि इससे कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड रहेगा। तो इंटरकनेक्शन में देखो हम देखें तो ये 1 2 3 देन 4, इस तरह से 4 टेट्रा पायरोल रिंग होता है। ठीक है, इसमें कार्बन हम देखें तो देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है 7 देन 8, ऐसे 8 कार्बन हो गए। तो इसमें 1 3 5 और 8 जो रहता है यहाँ पे CH3 होता है। सेकंड जो कार्बन होता है यहाँ पे CH2 होगा। फोर्थ कार्बन पे CH2 CH3 रहेगा। ओके, और 6 पे एक अनोदर रिंग स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, जिसे साइक्लोपेंटेन कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्लोरोफिल ए और बी में हम डिफरेंस देख सकते हैं बेटा। क्लोरोफिल ए और बी जो होता है इसमें जो चेंजेस आता है वो आता है ये कार्बन नंबर 3 पर। कार्बन नंबर 3 पे क्या चेंज आएगा जानते हो? या तो यहाँ पे CH3 रहेगा या तो यहाँ पे CHO रहेगा। तो जनरली CH3 है तो ये क्या हो गया बेटा, क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर हो गया। यदि यहीं पे CHO रहा तो क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरह से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है इसमें बेसिक सा जो डिफरेंस है वो क्या होगा। तो देखो क्लोरोफिल ए जो होता है ये होता है ब्लूइश ग्रीन कलर का, लेकिन क्लोरोफिल बी जो है ये होता है येलोइश ग्रीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
उसके बाद कार्बन 3 पे हम देखें तो क्या होगा, CH3। लेकिन यहाँ पे क्या चीज, कार्बन 3 पर हम लोग देखें तो इसके कार्बन 3 पर क्या होगा, CHO ग्रुप रहेगा। फॉर्मूले में देखो दोनों में CHONMg, यहाँ पर भी CHONMg, इस तरह से हम देख रहे हैं। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने CH3 आ गया, तो यहाँ पे CH हो गया। कार्बन तो सेम रहेंगे, कार्बन दोनों में सेम है, C55 ही रहेंगे। देखो फॉर्मूला बहुत इजीली याद हो जाता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो जनरली हाइड्रोजन 70 रहते हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 72। 72. यहाँ पे ऑक्सीजन एक कम रहेगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जनरली 5 होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 6। नाइट्रोजन हमेशा 4 होंगे, Mg उसमें सिंगल होता है। तो ये दोनों के फॉर्मूले हो गए, अब आपको आसानी से याद हो जाएंगे। क्लोरोफिल ए और बी जो है बेटा, ऑल ग्रीन प्लांट्स जो है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने एल्गी पढ़े होंगे, एल्गी में क्लोरोफिल ए जो है क्लोरोफाइसी में होता है, ठीक है। बी फिर फियोफाइसी, फिर सी जो है रोडोफाइसी, ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे। ऐसे ही था क्या, हेलो? नहीं, ए सभी में है, बी क्लोरोफाइसी में रहेगा, फिर सी जो है फियोफाइसी में रहेगा, डी जो है रोडोफाइसी में होता है। ओके, तो ब्राउन एल्गी जो है उसमें भी क्लोरोफिल ए है, ठीक है। एल्गी की हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट, ब्राउन एल्गी, वहां पे क्लोरोफिल सी होता है, ठीक। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको याद रखना है। फिर एक फियोफाइटिन एक होता है, क्या चीज, पिगमेंट जो कलरलेस होता है और उसमें मैग्नीशियम जनरली एब्सेंट होगा, और मैग्नीशियम एब्सेंट होने की वजह से उसमें रिंग जो है वो नहीं बनती। नेक्स्ट हम लोगों ने देखे थे कैरोटिनॉइड, ये वाला आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बेटा पिगमेंट। तो कैरोटिनॉइड कैसा है, ये है येलो ऑरेंज कलर का पिगमेंट है, ये लिपिड सॉल्युबल होता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैरोटिनॉइड में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये टेट्राटर्पिन स्ट्रक्चर होता है, जनरली इसमें जो कार्बन जो रहते हैं ये 40 होते हैं, ठीक है। इतना ही याद रखो, जिसमें हमने 2 टाइप देखे थे, 2 टाइप में हमने क्या देखे थे, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल हम लोगों ने देखे। तो इसमें एक आ रहा है कैरोटीन और जो दूसरा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ज़ेंथोफिल। दोनों में डिफरेंस हम देखें तो दोनों में जो डिफरेंस होता है वो क्या है, ठीक है। तो चलो दोनों के हम डिफरेंस देख लेते हैं छोटा सा। तो पहली चीज तो कैरोटीन और दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा, ज़ेंथोफिल। तो कैरोटीन और ज़ेंथोफिल की यदि हम बात करें तो फर्स्टली कैरोटीन जो है ये कैसा होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है। ज़ेंथोफिल जो है येलो कलर का होगा। Yellow color. फॉर्मूला C40H56 कैरोटीन है, और इसी का ऑक्सीजनाइज फॉर्म जो होता है C40H56O। और H56. ऑक्सीजन जो होता है 1 से लेकर के 8 तक के हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये जो रहेगा ये ज़ेंथोफिल का फॉर्मूला है। बट आप जनरली सिर्फ ऑक्सीडाइज फॉर्म जो होगा वही याद रखिए, ठीक। इसमें बेटा कैरोटीन में जो मोस्ट एबेंडेंट जो होता है, जानते कौन सा है मोस्ट एबेंडेंट, बीटा कैरोटीन। कहाँ मिलता है, कैरोट में, जो 400 से लेकर के 500 नैनोमीटर की लाइट को भी ये एब्जॉर्ब कर सकता है बेटा, जैसे, ठीक है। बीटा कैरोटीन जो है कैरोट में, लाइकोपिन एक होता है जो कि टोमेटो में होता है, कैरोटीन का ही एक टाइप है, क्या चीज, लाइकोपिन, जो कहाँ होता है,
टोमेटो में होता है। एक ल्यूटीन आता है बेटा, ये जेंथोफिल का एग्जाम्पल है, एक जियाजेंथिन, जैसे वीट जो होता है ना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहां तक के सारा पोर्शन क्लियर हो गया बेटा। Yes, sir. अब यहाँ पे हमें जो है स्पेक्ट्रम समझना है। ठीक है, क्या चीज? एक आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सारा पहले पोर्शन आप ये पढ़ लो, फिर हम स्लाइड पे आते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको सारी चीजें इजीली याद रहेंगी और अच्छे से समझेगी भी। ओके, स्पेक्ट्रम के पहले कुछ और कंसेप्ट है आपको समझाने के, पहले वो हम देख लेते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम के पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या चीज़, कैरोटीनॉइड के फंक्शंस भी तो देखना है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले कैरोटीनॉइड के फंक्शंस क्या है वो देख लो। क्या होता है बेटा फंक्शन, बताओ। फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड क्या होगा? ये बेटा दो तरीके से काम करता है। कैरोटीनॉइड जो है ये एक तो एसेसरी पिगमेंट की तरह रोल प्ले करता है और सीडेड पिगमेंट भी है। एसेसरी मीन्स क्या होगा? एसेसरी पिगमेंट की यदि हम बात करें तो ये क्या कर रहा है, ये हेल्प लाइट को एब्जॉर्ब क्लोरोफिल ए को के लिए, मींस लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर कर रहा है कहां पर, क्लोरोफिल ए के पास। और सीडेड पिगमेंट, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया होगा। ठीक है, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, क्या कर रहा है ये, प्रोटेक्ट कर रहा है किसे, क्लोरोफिल ए को ही। ठीक, ताकि उसका फोटो ऑक्सीडेशन ना हो पाए। क्या चीज, फोटो ऑक्सीडेशन ना हो पाए, तो फोटो ऑक्सीडेशन को रोकता है बेटा ये। जैसे फोटो ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या होगा, क्लोरोफिल ए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए कभी भी देखना सेंटर में क्लोरोफिल ए है और इसके चारों तरफ कैरोटीनॉइड है, तो इसको प्रोटेक्शन मिल गया। अब प्रोटेक्शन के बाद लाइट एनर्जी ये खुद लेता है, फिर ये इसके पास भेजता है। तो अंदर जो है ये क्लोरोफिल ए हो गया और ये बाहर जो है ये कैरोटीनॉइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कैरोटीनॉइड का ये फंक्शन हो गया। ठीक है, तो कैरोटीनॉइड की वजह से क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये कभी भी देखना ब्रॉड हो जाता है। मीन्स लाइट इंडेक्स यदि हाई रहा तो क्लोरोफिल ए का ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो उससे प्रोटेक्शन तो मिल गया। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल जो ए है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो उस डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए सीडेड पिगमेंट जो है कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल ए को हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होगा, ब्रॉड हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है ये होता क्या है? पढ़े हो क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? एनसीईआरटी में है या नहीं है? हेलो, ग्राफ बताया हुआ है बेटा इस स्पेक्ट्रम को लेकर एनसीईआरटी में, और ये दिया हुआ है। बहुत से स्टूडेंट ये वाले पोर्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से समझो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या चीज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। और वो भी किसका बेटा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स डिग्री एंड पोर्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिग्री एंड पोर्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ,
समझ में आया कि क्या है ये? व्हाट डू मीन बाय दिस? इसका मीनिंग बेटा ये है कि कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुआ है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के थ्रू। क्या चीज? कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट, कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या चीज एब्जॉर्ब हुआ है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है ये? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आपको एनसीईआरटी में कुछ इस तरह के ग्राफ दिए होंगे, ठीक है? ऐसा एक होगा जो ऐसा जा कर के ऐसा जा रहा है, फिर एक ग्राफ जो है ऐसा, दूसरे कलर से बना लेते हैं, उसी में आपको एक ग्राफ मिलेगा जो क्या चीज़ ऐसा जा कर के ऐसा दिया हुआ है। उसी के बाद आपको अगेन एक और ग्राफ दिया होगा जो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से ऐसा जाके ऐसा हुआ, फिर ऐसा जा कर के ऐसा दिया है। तो ये जो है ये किसका है? ये हो गया कैरोटेनॉइड्स का ग्राफ, Carotenoids. ठीक है? अब एनसीईआरटी में शायद आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी होंगी तो वहाँ पे प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है, न्यू में अच्छे से दिया हुआ है। फिर उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो आगे जो है एक क्लोरोफिल ए है, फर्स्ट वाला, और ये आगे नहीं बढ़ा पाया मैं। ये क्लोरोफिल जो है ये क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है? ये भी आगे ऐसे ऊपर टर्न लेके आएगा। तो ये क्या हो गया? क्लोरोफिल बी। एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं अच्छे से, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। कौन सा कलर लिए थे हमने यहाँ पर? ब्लू कलर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे जो है क्या होता है बेटा, ये जाता है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है। जैसे कि 400 हो गया, फिर 500 हो गया, फिर 600, ठीक है? इस तरह से ये आगे कंटिन्यू जाते जा रही है। फिर फाइनली क्या होगा, ये बहुत दूर दूर थोड़ा सा स्पेस में बनाना है हमें। 400, 500, 600, देन 700। तो ये जो वेवलेंथ यदि हम देखें तो जनरली जैसे कि यहाँ पे 435 नैनोमीटर है और ये 453 है नैनोमीटर की लाइट है। तो ये जो रीजन हो गया, कौन सा हो गया? ये ब्लू रीजन हो जाएगा। और यही हम यदि 673 नैनोमीटर हम देखें तो ये क्या हो जाता है? ये रेड रीजन हो जाता है। तो कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है, मीन्स हमको क्या समझ में आ रहा है बेटा इसमें कि क्लोरोफिल ए जो है सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, वो कौन सा कर रहा है बेटा? अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ये Blue. करेक्शन में बनाना पड़ेगा, ठीक है? एक मिनट, हाँ, जस्ट वेट। यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा सा नीचे लेके ऐसा बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इस डायग्राम से क्या समझ में आ रहा? क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा यहाँ पे यदि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देखें, ठीक है? कौन सा? Blue color. हाँ, ये यहाँ पर इतना पोर्शन हम देखें तो इसमें ये वाले पोर्शन में ब्लू कहाँ है बेटा? क्लोरोफिल ए की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल ए बेटा रेड लाइट को Red color. ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लोरोफिल बी की हम बात करें तो यहाँ पर, या दोनों, तो क्लोरोफिल बी क्या कर रहा है बेटा? Blue. मोर एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू रीजन को। Yes, समझ sir. में आ रहा है? सारा हम कंपेयर करें तो ये चीज हमको समझ में आती है। तो यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं मैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। बी से हमको ज्यादा समझ में आता है डायरेक्टली मोर एब्जॉर्प्शन ब्लू रीजन। सर सबसे ज्यादा अब्सॉर्बेंट कौन है? वही देख रहे हैं ना बेटा, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है? यहाँ पे देखो मोर एब्जॉर्प्शन जो है क्लोरोफिल ए का, वो कौन सा है? रेड रीजन। हम लोग अभी बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। क्या चीज? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इसमें हम लोग यही देख रहे हैं कि किसका क्या एब्जॉर्प्शन होता है।
मीन्स यदि हम ब्लू और रेड दोनों को कंपेयर करें तो ब्लू रीजन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब देखो यहाँ पर, अब खुद ही देखिए, यहां से लेके ये सारा कुछ कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, ब्लू और रेड को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कौन सा हो रहा है? ब्लू रीजन में हो रहा है। क्योंकि देखो इतना जो रीजन है ये ब्लू वाला है बेटा, दिख रहा है? इतना ये जो रीजन है ये कौन सा है? ये ब्लू वाला है। तो ये जो ब्लू वाला रीजन है और ये रेड वाला है, तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ब्लू में हो रहा है, दोनों का पिक हाई गया है। बट यहाँ पे दोनों का पिक कम पे जा रहा है बेटा। ये देखो ये रेड जो है ना, यदि हम यहाँ पे रेड वाला जो पिक भी बनाएंगे तो थोड़ा सा ये ज्यादा बनेगा, ठीक है? ये रेड का पिक थोड़ा सा ऐसा बनेगा और उसके लिए थोड़ा सा डाउन में ऐसा आ जाएगा। समझ गए? आप इस तरह से यदि देखोगे तो यदि मैं यहाँ से इसको ये बीच का हटा देता हूँ ऐसा, ठीक है? थोड़ा सा समझना, ठीक है? उसके बाद फिर मैं यहाँ से ये वाला पोर्शन भी जो है ये हटा देता हूँ। तो अभी आप बताइए, डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको थोड़ा सा? तो ये हो गया क्या चीज़ बेटा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ब्लू और रेड के कंपैरिजन करें तो ब्लू रीजन में ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ब्लू रीजन का हो रहा है। ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाएगा? एक्शन स्पेक्ट्रम। अब एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो हम देख लेते हैं। पहले मुझे बताओ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझा क्या? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग एक्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे। तो एक्शन स्पेक्ट्रम मीन्स क्या है? तो लाइट का जो एब्जॉर्प्शन जो हुआ उसके बाद पिगमेंट का एक्चुअली एक्शन क्या है? ये एक पिगमेंट है, इसने लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लिया, बट अब कर क्या रहा है ये? ऑब्वियसली लाइट एनर्जी को एक केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस। कन्वर्ट कर रहा है। तो ये लाइट है, लाइट को इसने क्या किया? केमिकल में क्या किया? इसने कन्वर्ट किया। तो कन्वर्ट कन्वर्ट किया। करना दैट इज द एक्शन। तो उसने जो एक्शन लिया वही तो यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो इसको भी हमको एक ग्राफ से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बिना उसके रिप्रेजेंटेशन तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कि जो डिफरेंट टाइप की जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ठीक है, तो उसका जो परफॉर्म जो हो रहा है एक्शन दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, वो कहलाएगा एक्शन स्पेक्ट्रम। जिसको एक साइंटिस्ट है बेटा इंजलमैन, इंजलमैन ने स्पायरोगायरा और क्लेडोफोरा पे एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें उन्होंने क्या है, फिलामेंटस एल्गी का यूज किया। फिलामेंटस एल्गी का जब यूज किया तो वहां पे डिफरेंट कलर की जो डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है वो लिया, एक प्रिज्म में से लाइट को पास करके देखा कि स्पायरोगायरा को लाइट में कितना वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, देखो कैसे समझाऊं मैं आपको। देखो यहाँ पे जैसे कि सपोज ये एक लाइट है, ये एक स्लिट है, यहाँ से लाइट पास हुआ, यहाँ से एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म में से लाइट क्या होगा? स्कैटर्ड होगा। स्कैटर्ड होने के बाद फिर यहाँ पर जो रहेगा एक क्या कह सकते हैं हम लोग, क्लेडोफोरा एल्गी जो है, ये इस तरह से क्लेडोफोरा इसमें एल्गी होंगी। अब जब लाइट डिफरेंट वेवलेंथ की जब यहाँ से पास होगी तो डिफरेंट वेवलेंथ का जब लाइट यहाँ से पास हो रहा है तो वही चीज़, क्या चीज़? वी ब की ओर, ऐसे ही है ना। तो अब यहाँ से जब लाइट पास हुआ तो इसमें क्या चीज़ बेटा? स्पायरोगायरा को लाइट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करके वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है? तो इसको हम मेजर करेंगे। तो हम इसको मेजर कैसे करेंगे? आप ही बताओ, आप ही बताओ कैसे मेजर करेंगे। तो इसने कितना वेवलेंथ का लाइट को एब्जॉर्ब किया फिर उसने फोटोसिंथेसिस किया, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। मीन्स फाइनली हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करें, ठीक है, एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे। तो इसमें पहली चीज तो देखो, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं हम लोग, फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। टाइम है ना अभी हम लोगों के पास? यस सर। तो अभी हम लोग सबसे पहले कंक्लूड करते हैं, फिर हम लोग एनसीईआरटी पे आएंगे, क्योंकि आज का ये लेक्चर बेटा राइटिंग टूल से समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम करता है। देखिए अभी फाइनली हम लोग कहाँ पहुंचे बेटा? हम पहुंचे
कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन जो रहेगा सबसे पहले किसका, हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का देखते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कंक्लूजन हम देखें तो केस नंबर 1 क्लोरोफिल ए, या फिर ऐसा नहीं, क्लोरोफिल हम देखते हैं। क्लोरोफिल जो है इसका एब्जॉर्प्शन यदि हम देखें तो ये ब्लू और वायलेट वेवलेंथ को क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है एज कंपेयर टू रेड। लेकिन इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो रहेगा ब्लू एंड रेड का, दोनों का होगा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के लिए। तो क्लोरोफिल ए में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, रेड का, एज कंपेयर टू बी। लेकिन क्लोरोफिल बी जो है ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू वेवलेंथ देन द क्लोरोफिल ए। तो इस तरह से प्लांट में हम देखें तो सबसे ज्यादा जो होता है वो क्लोरोफिल ए होता है, 3 टाइम्स मोर देन द क्लोरोफिल बी। तो इससे पता चलेगा कि कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल ए। नहीं समझा, चलो पॉइंट्स नोट कर देता हूं। क्लोरोफिल की हम बात कर रहे हैं, तो क्लोरोफिल यहां पर एब्जॉर्ब कर रहा है मोर ऑफ, एक तो ब्लू वायलेट वेवलेंथ देन रेड, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यदि हम देखें, आपको शॉर्टकट समझ में आ जाता ना बेटा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम देखें, एक तो ब्लू एंड रेड दोनों भी है, किसके लिए, फॉर क्लोरोफिल। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, क्लोरोफिल ए, CHLL लिख रहा हूं ना मैं, हाँ, क्लोरोफिल ए की यदि हम बात करें तो क्लोरोफिल ए जो है क्या कर रहा है बेटा, मोर एब्जॉर्ब कर रहा है किस चीज को, रेड लाइट को, रेड वाली। देन क्लोरोफिल बी, बी स्मॉल में आएगा। समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 4, क्लोरोफिल बी क्या करेगा बताओ, क्लोरोफिल बी, ब्लू लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्लोरोफिल बी जो है ये एब्जॉर्ब करेगा मोर ब्लू वेवलेंथ देन क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट को यहीं पे कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स आपको एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर करा दिया। तो यदि हम इसमें देखें कि जो प्लांट है इसमें क्लोरोफिल ए जो है ये क्या है, इस 3 टाइम्स मोर, देन क्लोरोफिल बी। सर क्वेश्चन ये है कि विच पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, अब आप ही बता दीजिए। क्लोरोफिल ए। वेरी गुड। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, कुछ पूछना है? हाँ सर, मैंने पूछा था। हाँ बोलो बेटा। सर मतलब क्लोरोफिल ए ज्यादा होता है प्लांट्स में, तो वो ज्यादा रेड लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। हाँ, और ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, समझे। तो अब यहाँ पे देख लेते ना, अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा, तो इसको हमको समझने के लिए यहाँ नहीं समझेगा बेटा, यहाँ पे हमको कंक्लूजन समझना पड़ेगा किस चीज का, कंक्लूजन ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम का कंक्लूजन समझना पड़ेगा, तब जाके मीन्स कौन सा लाइट रिस्पॉन्सिबल है जिससे फोटोसिंथेसिस हो रही। तो सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए मीन्स रेड, फिर उसके बाद क्या आएगा, ब्लू, उसके बाद फिर जो भी लाइट रहेगा मीन्स ग्रीन, ठीक है।
ऐसा रहेगा। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम का कंक्लूजन है। लास्ट स्लाइड देखना है, देख लो। फोटोसिंथेसिस जो है कहां पर मैक्सिमम हो रही है, किस लाइट पर? हो गया सर। हो गया, समझ में आ गया बेटा सारी चीजें? यस सर। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस होती है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, मीन्स जितना भी फोटोसिंथेसिस हुआ तो इसमें हम लोगों ने इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम की हेल्प से हमने समझे। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों को फोटो सिस्टम समझना है। बट एक काम करते हैं, हम लोग अभी हमारे अच्छे से समझ गया रेड। अच्छा, रीड करते टाइम कंफ्यूजन था ना बेटा? हाँ, आप समझेगा, अच्छे से समझेगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ इसी वे से समझाया। चलो अभी हम आते हैं वापस से कहाँ पे, जो फोटोसिंथेसिस हम पढ़ रहे थे, क्लोरोप्लास्ट वाला पार्ट। यहाँ पे तो देखो, फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ पर हो रहा है बेटा? टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये वाला जो इंट्रोडक्शन समझाया था, तो इसमें मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा कि जैसे हम एक प्लांट की हम बात करें, ठीक है, किसकी? जैसे हम एक प्लांट की हम बात करते हैं, तो प्लांट जो है, प्लांट में ये जो लीफ है, लीफ के सेक्शन को हम कट करेंगे तो ये लीफ हो गया। यहाँ पे हमको इस तरह से मीजोफिल सेल्स मिलती है। इस मीजोफिल सेल्स में एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये वाला क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बेटा? थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। जहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? वहाँ पे प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मीन्स फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ पर हो रहा है? तो फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है बेटा? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। मीन्स लीफ हो गया, प्लांट। स्टेम यदि ग्रीन है तो वहां पर होगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो है कहाँ पर प्रेजेंट है? तो क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट है मीसोफिल मीजोफिल सेल्स। सेल्स ऑफ द लीव्स, जिसका रोल क्या बेटा? एक ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ लाइट जो है उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट में एक मेम्ब्रेनस सिस्टम प्रेजेंट है। तो ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, जिसे ग्रेना, स्ट्रोमा लेमेली, और जो फ्लूइड होता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। ग्रेनम का एक जो ग्रुप जो होता है, ठीक, तो इसमें एक मेम्ब्रेन बॉन्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो थाइलेकोइड कहलाता है, थाइलेकोइड लेमेली, जहां पे प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट। और जो मेम्ब्रेनस सिस्टम की हम बात करें तो मेम्ब्रेनस सिस्टम, इसका रोल क्या है? एनर्जी को ट्रैप करेगा, यूज करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल जो है एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी और एनएडीपीएच बनाता है, इसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। बट स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन नहीं होता, वहाँ पे एंजाइम बेस्ड रिएक्शन होती है, इसलिए उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होके शुगर की सिंथेसिस होती है। ओके, मतलब डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि वो डार्कनेस में हो रहा है, ठीक है। डार्क रिएक्शन मतलब ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, डार्क रिएक्शन को डार्क क्यों कहते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, भूल सकते हैं, ठीक है। लास्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है, जस्ट वेट बेटा, ये लो, यही वाला। चलो, तो अभी कौन कौन से पिगमेंट फोटोसिंथेसिस पे इन्वॉल्व है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखे, तो पिगमेंट जो है जो भी इन्वॉल्व हो गया, चलो वेरी गुड। तो जो भी पिगमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व है वो हम देखेंगे और उनका रोल क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक पोर्शन को हम समझ लेते हैं। जैसे कि बेटा आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कैरोटीन है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो क्या चीज़ बेटा? ज़ैंथोफिल है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है। ये सारा पार्ट बेटा लीफ का पोर्शन है बेटा, वहीं पर है, ठीक है। जब हमने इसको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की हेल्प से सेपरेट किया, कौन सा? पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में होता है क्या, देख लो। ये हम लोगों ने जैसे कि जो एक बटर पेपर होता है, उसको, इतना बड़ा पेपर होगा, इसको हमने बीच में से ऐसा काट लिए, काटने के बाद ऐसा ऐसा नोक बना लेते हैं, और यहाँ पे लीफ का जो हम एक्सट्रैक्ट करके एक ड्रॉप जो जूस होता है वो यहाँ पे रख देते हैं।
तो यहाँ पे एक जूस को हमने रखने के बाद फिर इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से एक बीकर होता है उसमें हम रख देंगे और नीचे हम पेट्रोलियम ईथर ऐसा हम डिप करके रख देते हैं और इसको पैक कर देते हैं। तो पेट्रोलियम ईथर वोलेटाइल कंपाउंड है, तो यहाँ से उड़ता है वो, तो उड़ता है तो इस पिगमेंट जो होता है यहाँ से उसको सेपरेट करता है। तो जिसका जितना मॉलिक्यूलर वेट, जितना लाइटर, जितना हैवी होता है, वैसे वो रन करते जाता है। रन करने के बाद क्रोमेटोग्राम टेक्निक की हेल्प से, जिसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, उसकी हेल्प से हम इस तरह से पिगमेंट को अलग अलग जगह पर सेपरेट कर लेते हैं। और जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं यूवी इल्यूमिनेटर में, तो हमको कैरोटीनॉइड, ज़ेंथोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी ऐसा दिखता है। तो क्लोरोफिल ए जो है देखो ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन होता है, ज़ेंथोफिल येलो होता है और कैरोटीनॉइड येलो टू ऑरेंज होता है। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर ये जो है पिगमेंट्स जो है, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं, वो दिखाई देते हैं। समझ में आ गया ये जो पिगमेंट्स हैं? तो क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल और कैरोटीनॉइड तीनों भी एसेसरी है और मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है। तो एसेसरी में बी भी आएगा, ज़ेंथोफिल भी आएगा, कैरोटीनॉइड भी, क्योंकि लाइट एनर्जी को ले करके क्लोरोफिल जो ए होता है उसको क्या करेंगे, पास करेंगे। तो एसेसरी का पिगमेंट का फंक्शन क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ट्रांसफर किया क्लोरोफिल ए के पास, साथ ही साथ प्रोटेक्शन जो होता है क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से, ठीक है, प्रोटेक्शन भी मिलता है। अब प्रोटेक्शन फोटो ऑक्सीडेशन से कैसे मिल रहा है, यदि हम देखें तो देखो बेटा, यदि लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन यदि क्लोरोफिल के पास रहा और लाइट के प्रेजेंस में यदि ऑक्सीजन रहा, तो क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मींस डिस्ट्रक्शन हो जाएगा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ऑक्सीजन से लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए क्या हो रहा है, उसको प्रोटेक्शन जो मिल रहा है वो एसेसरी पिगमेंट की हेल्प से मिल रहा है। समझ में आ गया? तो इस तरह से यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन होता है। फिर हम लोगों ने देखो बेटा ये वाला स्ट्रक्चर समझे थे अभी थोड़ी देर पहले, जिसे हम कहते हैं क्या चीज़, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम देखिए हमने, ठीक है, मींस जिसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस कितना हो रहा है और मैक्सिमम जो है ब्लू और रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम पे फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, वो हमें यहाँ पे समझ में आता है। तो एक ग्राफ जो है बेटा क्लोरोफिल ए, जिसमें हमें समझ में आता है कि चीप पिगमेंट जो एसोसिएट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये आपका एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, बट चीप पिगमेंट जो है जो फोटोसिंथेसिस के लिए एसोसिएटेड है, क्यों, क्या रीजन है इसका? तो इसका रीजन देखो, यहाँ पे आपको क्लोरोफिल बी दिख रहा है, कैरोटीनॉइड दिख रहा है और क्लोरोफिल ए दिख रहा है। डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है, ठीक है, लाइट है जिसमें यहाँ पे आपको ब्लू और यहाँ पे रेड रीजन जो है इसने एब्जॉर्ब किया, जिसमें हमको समझ में आता है कि ये क्लोरोफिल ए जो कि रेड को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे हमको समझ में आता है क्लोरोफिल बी जो कि ब्लू को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। समझे? फिर एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे इस तरह से बेटा ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, अभी नो फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे देखो एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को बताया हुआ है, जहां पे लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हुई वहीं पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी हुआ है, जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इस चीज को बताया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? बस यही है इसमें, ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से समझा दिया, तो एक एक पार्ट आपका ऐसे ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो ये 3 स्लाइड को समझाने के लिए कितना टाइम लगा हमें। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम लोग फोटो सिस्टम को पढ़ेंगे। क्या देखेंगे अभी हम लोग? फोटो सिस्टम। यहां तक के क्लियर हो गया ना बेटा सारा पार्ट? यस सर। यस अभी सर। हम लोग यहाँ पर फोटो सिस्टम क्या होता है वो हम देखते हैं। तो फोटो सिस्टम यदि हम देखें तो इसमें 2 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्शन सेंटर और दूसरा होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या चीज? एक होता है रिएक्शन सेंटर और दूसरा होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो दोनों को भी हम समझ लेते हैं। मींस अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में यदि हम देखें तो कंसिस्ट है 2 मेन पार्ट। अब 2 मेन पार्ट जो है कौन कौन से रहेंगे इसमें? तो 2 मेन पार्ट की हम बात करें,
क्या हो गया, जस्ट वेट, किधर गए हम लोग, ज़्यादा आगे आ गए क्या? सर हाँ बेटा बोलो। सर सर हमें ऐसा क्वेश्चन आया कि कौन सा मतलब कौन सा लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो रेड होगा कि ब्लू? रेड लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है ज़्यादा। हाँ, पर सर यहाँ यहाँ एनसीईआरटी में दिया है कि जो क्लोरोफिल ए जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, मुझे ब्लू एंड रेड रीजन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए क्लोरोफिल इज चीफ पिगमेंट है। क्या दिया एनसीईआरटी में, फिर से बताओ, नहीं समझा मुझे। मतलब there is a maximum absorption by chlorophyll A that is in the blue and red region also shows higher rate of photosynthesis, hence we can conclude कि chlorophyll A is a chief pigment। हाँ तो उसका तो मीनिंग वहाँ पता, हाँ ब्लू देखो, और रेड रीजन भी है ना? हाँ वहाँ पे मैंने आपको समझाना बेटा, देखो सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, ठीक है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कंक्लूजन जो देखे थे, आप कंफ्यूज हो गए, लगता है आप भूल गए। देखो कहाँ गए हमारा वो कंक्लूजन वाली स्लाइड, कहाँ गई? लगता है एक स्लाइड ज़्यादा जाना है हमको, जस्ट वेट। ये वाला देखो बेटा, यहाँ पे हमने क्या देखे, इसको समझो आप। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब मोर ब्लू वायलेट वेवलेंथ, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बात हो रही, एक ही नहीं बेटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेड जो है, यदि हम देखें, और ब्लू, दोनों भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन ज़्यादा जो है क्लोरोफिल ए मैक्सिमम रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल बी मैक्सिमम ब्लू को कर रहा है, ठीक है। लेकिन यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा ब्लू हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल ए है, तो सबसे ज़्यादा जो है जो फोटोसिंथेसिस होंगी वो किसकी वजह से होंगी? रेड लाइट। क्लोरोफिल ए की वजह से होंगी, इसलिए क्लोरोफिल ए जो है हाँ वो चीप पिगमेंट हुआ। समझा बेटा? ठीक है सर। हाँ ऐसा है वो। हाँ सर। बाकी कंक्लूजन में भी हमने देखे ना बेटा, एक्शन देखो, रेड फिर ब्लू फिर ग्रीन, इस तरह से आता है बेटा। यस सर। चलो तो क्या देख रहे थे हम लोग अभी? हम लोग देख रहे थे फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम की हम बात करें तो फोटो सिस्टम जो है कंसिस्ट होता है क्या चीज, टू मेन पार्ट। अब आगे का पोर्शन नहीं यार, पहले एक बार आप लोग रिस्पॉन्स कर दो, समझ में आया क्या? समीक्षा, अंजलि, प्राची, साइमा, वंश किधर है आज? वंश हो गया बेटा, दिखाई नहीं दे रहे मुझे। तेजस्विनी का तो रिस्पांस मिल रहा है, बाकी लोग, प्राची अच्छे से समझ गया, बाकी लोग, अंजलि को भी समझा, और साइमा, समीक्षा, समीक्षा को भी समझा, ओके। साइमा आप रह गए बेटा। वंश क्लियर हुआ क्या? चलो ओके ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं अभी हम लोग? हम लोग अभी फोटो सिस्टम देख रहे हैं। तो फोटो सिस्टम के टू कंपोनेंट होते हैं, एक इसमें जो आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है रिएक्शन सेंटर, ठीक है, और सेकंड आएगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो रिएक्शन सेंटर की यदि हम बात करें तो इज फॉर्म बाय, कैसे फॉर्म हो रहा है बेटा ये? कैसे फॉर्म होगा ये? रिएक्शन सेंटर फॉर्म होता है क्लोरोफिल ए की वजह से, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है, ये जो बना हुआ है, यदि हम देखें, मेड अप ऑफ दो चीज़, एक तो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, और साथ ही साथ क्या आता है, प्रोटीन, दोनों चीज़ों से बनता है ये, ठीक है। अब लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट की हम बात करें तो इसमें क्या क्या है, एक तो है
कैरोटीनॉइड्स, साथ ही साथ क्लोरोफिल ए और बी। ठीक है, ये चीजें है ना। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो क्लोरोफिल ए जिसने रिएक्शन सेंटर फॉर्म किया, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे मुझे और स्पेस चाहिए, तो स्पेस नहीं है तो मैं इसी को आगे एरो के फॉर्म में यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लोरोफिल ए लिखा हूँ इस तरह से, और इधर मैंने कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल ए एंड बी। तो देखो जो क्लोरोफिल ए है इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया लाइट को, और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। किस में, केमिकल में, ये हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है ये 200 से 300 जनरली प्लांट में इतने नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, और बैक्टीरिया में हम देखें तो 20 से लेके 50 के आसपास ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे। मींस मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं एक छोटी सी जगह पे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये भी क्या बेटा, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देन फाइनली ये ट्रांसफर करते हैं किसको, रिएक्शन सेंटर को। ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर देते हैं, और ट्रांसफर होने के बाद फाइनली क्या होगा, तो यहाँ पे जो रिएक्शन जो हो रही है मीन्स जस्ट लाइक ए एंटीना मॉलिक्यूल काम होगा। ठीक है, तो देखो एंटीना मॉलिक्यूल के फॉर्म में देखो आपको एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से एक डायग्राम बना होगा, ये ऐसा। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस क्या हुई, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हुआ, लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद फिर ये ऐसा ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड हो गए, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे भी काम करता है बेटा, तो वो कहाँ हो जाएगा, ईटीएस में चला जाएगा। ईटीएस में जाते ही फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस हो रही है तो व्हाट इज लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन को यदि हम देखें तो इसे हम कहते हैं बेटा फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल फेज मतलब लाइट से केमिकल रिएक्शन हो रहा है बेटा। देखो टर्म आपको मालूम होना चाहिए, फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल फेज मीन्स लाइट से केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखो बेटा ये लो लास्ट स्लाइड देख लो, लाइट से जो रिएक्शन हो रही है, हो गया सर। हो गया। यस। तो इसमें लाइट की वजह से जो रिएक्शन हो रही है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्लाइड पे आते हैं वापस से, पहले इसकी भी लास्ट देखना है। हाँ देखो बेटा ये वाला, हो गया। यस। तो अभी देखिए क्या क्या मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को। यहाँ पे हम लोगों ने जो देखे, तो पहली चीज तो देखो ये वाला पोर्शन देख रहे थे, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, फोटोन आया, आते ही ये रिएक्शन सेंटर को देगा। देन सबसे पहले यहाँ पे जो प्राइमरी एक्सेप्टर है उसने रिसीव किया, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए। तो जो पिगमेंट जो ऑर्गेनाइज हो रहा है फोटो सिस्टम में वो दो टाइप से हो रहा है, एक तो फोटो सिस्टम 1 जिसे PS1 के फॉर्म में, और फोटो सिस्टम 2 जिसे PS2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये नेम बेटा सिक्वेंसली दिया है इसके डिस्कवरी के अकॉर्डिंग। तो फोटो सिस्टम जिसमें क्लोरोफिल ए जो कि एसेसरी पिगमेंट है, जो इसके साथ बॉन्डेड है क्या चाहिए, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, और ऑल पिगमेंट जो है एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, सभी के सभी बेटा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना मॉलिक्यूल कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है ये एक्ट करता है रिएक्शन सेंटर की तरह, लेकिन बाकी के जो है वो ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे हैं। तो फोटो सिस्टम 1 जो है रिएक्शन सेंटर जो एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट कितना, 700 नैनोमीटर की, इसलिए PS1 जो है इसको P700 के रिस्पेक्ट में हम कहते हैं। और फोटो सिस्टम 2 जो है
ये लाइट एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की, इसलिए इसे P680 के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाम देखो, ऐसा नहीं है कि ये 700 है तो ये 1 हो जाएगा और ये 680 है तो 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं बेटा। नेम डिस्कवरी जो है सबसे पहले 700 का हुआ था, इसलिए फोटो सिस्टम 1 इसको कह दिया। समझ में आ गया? तो ये होता है रिएक्शन सेंटर, जो 2 डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में हमने समझे। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है लाइट रिएक्शन क्या होता है और कैसे एक्चुअली यहाँ पे होती है ये प्रोसेस, और जेड स्कीम क्या है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये कैसे काम करता है, ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिससे हम कहते हैं फोटो फॉस्फोरिलेशन, क्या चीज, फोटो फॉस्फो रिलेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन होता है ये हम समझेंगे। इतना पार्ट जो है आपको यहाँ पे लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज में समझना है कि ये प्रोसेस एक्चुअली कैसे हो रही है। ठीक है, तो कंटिन्यू कर ले। यस सर। चलो गुड। तो अब लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज जो है ये क्या होती है ये हम देखते हैं। तो लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज, जिसमें पहली चीज़ तो देखो, सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये लाइट आई, ये क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। एब्जॉर्ब होने के बाद बेटा यहाँ पे वाटर होगा जिसका स्प्लिटिंग होगा। स्प्लिटिंग होने के बाद ऑक्सीजन रिलीज हो गई। तो वाटर आया, स्प्लिट हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हो गई। ऑक्सीजन रिलीज के साथ ही साथ यहाँ पे जो भी एनर्जी रिच कंपोनेंट है वो फॉर्म होंगे, NADPH और ATP। और इसके बाद इसका आगे का रिएक्शन जो है वो डार्क फेज में होगा। तो इधर डार्क रिएक्शन है जो अभी हम नहीं देख रहे, हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ लाइट फेज पढ़ रहे हैं। और लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है दैट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है ये हम लोगों ने अभी देखे। तो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो रहेगा ATP और NADPH, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट है ये। ठीक है, जिसकी प्रेजेंस में ये सारा प्रोसेस होने वाला है। तो लाइट जब यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है बेटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होते हैं, दैट वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे बढ़ेंगे, पास होंगे, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है वो हम समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए वापस से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट देख लेते हैं कि एक्चुअली ये प्रोसेस जो है ये कैसे हो रहा है। तो इस प्रोसेस में यदि हम देखें तो इस प्रोसेस में पहली चीज तो क्या चीज बेटा, फर्स्टली यदि हम देखें तो क्या होगा बेटा, जो हम लोगों के पास फोटो सिस्टम है, ठीक है, एक फोटो सिस्टम 2 है और एक फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम 2 जो है कितना वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, 680 नैनोमीटर। और फोटो सिस्टम 1 जो है कितना, 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए इसे P680 कहेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे, P700 कहेंगे। तो अब हुआ क्या, तो यहाँ पे ये जो पिगमेंट है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने PS1 और PS2 को समझे, मीन्स जो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट में 2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जब पिगमेंट हम कहते हैं जिससे, जिसमें PS1 और PS2 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये काम कैसे करते हैं और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हम ये देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है जिसमें PS2 जो है ये एक रिएक्शन सेंटर है। और ये जो रिएक्शन सेंटर जो है ये P680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, P680 नैनोमीटर क्या हो गया, ये वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, पढ़े थे हम लोगों ने, एब्जॉर्ब हुआ। मींस लाइट जैसे ही एब्जॉर्ब हुई, ये लाइट आई, लाइट जैसे ही एब्जॉर्ब हुई
एब्जॉर्ब होते ही क्या होगा बताओ, क्या होने वाला है यहाँ, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे, जिसे हम कहते हैं बेटा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सबसे पहले फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है ये समझ लो। फोटोफॉस्फोरिलेशन मींस लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन। अब ये दो तरीके से होता है, एक तो नॉन साइक्लिक होता है और एक साइक्लिक होता है, ठीक है। इसको हम, ये जेड के समान स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए इसे जेड स्कीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जेड स्कीम। तो ये प्रोसेस जो स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, 680 नैनोमीटर जो है, ठीक है, या फिर फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 ने क्या किया, तो फोटो सिस्टम 2 जो है यहाँ पे P680 है, इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया। लाइट आई इधर से, लाइट यहाँ पे जैसे आई तो ये जो H2 मॉलिक्यूल था ये स्प्लिट हो गया। तो H2O मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जनरेट करता है, और ऑक्सीजन भी जनरेट करता है, और प्रोटॉन भी जनरेट करता है। इलेक्ट्रॉन जो लिया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, जो कि कोएंजाइम Q होता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन के पास जैसे ही पहुंचे फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होते हुए साइटोक्रोम जो होता है B6 यहाँ पे पहुंचे। फिर साइटोक्रोम B6 से यही इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम F के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे, साइटोक्रोम F के पास। तो जब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F के पास जब जाते हैं उस टाइम पे ये ADP से रिएक्ट करके ATP का फॉर्मेशन कर देते हैं यहाँ पर। फिर ये जो साइटोक्रोम F है ये अपने इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को भेजेगा। बेटा ये सीक्वेंस और ये स्टेप आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और प्लास्टोसाइनिन के बाद फाइनली अल्टीमेटली लास्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चले जाते हैं फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 1 P700 है। फिर से इधर से लाइट आई, ये भी एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होके ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो ये पहुंचते हैं FRS के पास, फेराडॉक्सिन रेड्यूसिंग सबस्ट्रेट, और FRS जो है अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है FD को, फेराडॉक्सिन को। फिर FD क्या करता है, इस सेल में पड़ा होता है, बैठा होता है NADP, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है और इधर से जो प्रोटॉन आए इस प्रोटॉन को लेकर के, ठीक है, इधर से जो प्रोटॉन आया हुआ है इसको लेकर के NADPH2 का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह से ये देखो आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहां से चालू हुआ फिर नीचे गया और फिर ऐसा गया। तो ये जेड के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको जेड स्कीम कहते हैं। साथ ही साथ ये साइक्लिक नहीं हुआ, नॉन साइक्लिक है, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है देखिए बेटा भी। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट हुआ तो यहाँ पे देखो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो, ये वाटर मॉलिक्यूल है। लाइट को जैसे ही रिसीव किया, दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देख रहे हो आप यहाँ पर, लाइट रिसीव होकर दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन जो है स्प्लिट हो गया वाटर का, और ऑक्सीजन रिलीज हुई। फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने अपने जो इलेक्ट्रॉन है ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको दिया, मीन्स फोटो सिस्टम 2। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी एक्सेप्टर को देते ही जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जब बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, तो उस टाइम पे एडीपी के साथ रिएक्ट करके फॉस्फेट एटीपी बना देता है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है अगले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच जाएगा। फिर ये इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है, ठीक है, फेराडॉक्सिन रेड्यूसिंग सबस्ट्रेट और एफडी, उसको चला जाएगा, मींस फोटो सिस्टम 1 है ये, जो एनएडीपी को एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर देता है। देखो ये इतना शॉर्टकट दिया है आपके एनसीईआरटी ने, डायरेक्ट देखो तो समझ में नहीं आता है कहाँ पे क्या हुआ, समझा। ये जेड स्कीम है लाइट रिएक्शन का, लेकिन मैंने जिस सीक्वेंस से समझाया उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हेलो, समझा गया बेटा ये लाइट रिएक्शन कैसे हो रही है, फोटोकेमिकल फेज क्या हो रहा है। यस सर, यस सर। जो थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया बेटा वो आपको उस तरह से भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वो भी याद रखोगे, और ये जो मैंने समझा है ये भी याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब फोटो सिस्टम 2 जो है लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है 680 नैनोमीटर की, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास।
फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से पास होते हैं इलेक्ट्रॉन एक चेन के फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू वहां पे साइटोक्रोम प्रेजेंट है। ठीक है, साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम कौन सा, B6, और साइटोक्रोम कौन सा, F। एक वर्ड में खत्म कर दिया यहाँ पे, बट हमको समझना जरूरी क्या है। फिर ये जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, ये होता है डाउन हिल इन द टर्म ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे टू पिगमेंट ऑफ द फोटो सिस्टम 1। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कहां पर होगा, फोटो सिस्टम 1 पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पहली चीज फर्स्ट मींस फोटो सिस्टम 1 को फोटो सिस्टम 2 ये कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकते जाएगा, तो इसको कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन मिल कहां से रहे हैं, यहां से। वाटर कंटिन्यूस स्प्लिट हो रहा है बेटा, तो यहां से इसको क्या होता है, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन जो है ये मिलते रहते हैं, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेटा। ओके, तो इस तरह से यहां पे ये प्रोसेस हो रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन जो है क्या चीज, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट जो हो रहे हैं मींस फोटो सिस्टम 1 ये वाला। ठीक है, जब ये एक्साइटेड होता है तो ये रेड लाइट को मींस 700 नैनोमीटर को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। देन इससे भी इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफर होते हैं अनदर मॉलिक्यूल जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां पर इसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, जब यहां से यहां पर जाते हैं तो ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। तो यहां पर भी जो मूवमेंट होता है वो डाउनहिल होता है। मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये ऐसा नहीं देखा गया, यहाँ पे एक बेटा एक स्केल होता है रेडॉक्स पोटेंशियल का, तो ये स्केल जो होता है यहाँ पे इसका मेजरमेंट कम होगा और इधर ज्यादा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जब ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे आप, मूव डाउन हिल टू कहाँ पे, NADP मॉलिक्यूल, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इस तरह से मूवमेंट होता है। तो ये जो रिजल्ट होता है NADP का, जिससे रिड्यूस कर लेता है किस पे, NADP H+ पे। तो यहां से ये हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है, इसका रेडॉक्स पोटेंशियल कम है, तो यहां से डायरेक्टली डाउनहिल पे जाएगा और डायरेक्टली NADP को NADPH में क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है ये कहां से आया, PS2 से आया, PS1 पे आया। ठीक है, तो फाइनली डाउनहिल टू NADP। इस फिनोमिना को जेड स्कीम कहते हैं। ये जिग जैग शेप होता है, इस टाइप का जो शेप फॉर्म होता है, ये ऑल कैरियर जो है एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं एक रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर। तो ये जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको आप इस तरह से टर्न करोगे तो जस्ट लाइक ए जेड, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, जेड स्कीम कहते हैं। और इसमें साइकिल फॉर्म नहीं हुई, इसलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाएगा। ठीक है, फिर वाटर मॉलिक्यूल कैसे स्प्लिट होता है वो हम देख लेते हैं, और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। खत्म, फिर कल हम केमी ऑस्मोसिस देखने वाले हैं। सर हाँ बेटा बोलो। सर बोला, किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और मतलब जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन NADP+ ही एक्सेप्ट करेगा क्या? हाँ बेटा, दोनों NADP+ एक्सेप्ट करेगा। साथ ही साथ देखो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब पास हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये ADP को ATP में कन्वर्ट करने में यूज हो रही है। यस सर। ठीक है, दोनों भी तो हमारे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है ना। तो अब देखो वाटर स्प्लिट जो हो रहा है, तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है PS2 है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। वाटर स्प्लिटिंग जो है वो PS2 में होता है, PS1 में नहीं होता है। ये चीज आप लोग याद रखोगे, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग जो है, तो एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं क्या क्या देखे हमने। तो लाइट रिएक्शन क्या है बेटा, लाइट एब्जॉर्ब हुई, वाटर स्प्लिट हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ और फॉर्मेशन हुआ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट मींस ATP और NADPH। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ वो हमने देखे। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जो है किस तरह से एक्चुअली होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली है। ठीक है,
थोड़ा सा हम लोगों को एक डिफरेंस समझना है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में क्या डिफरेंस होता है, फिर हम लोग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। जिसके बाद फाइनली आपको अप हिल और डाउन हिल क्या होता है वो वाला पोर्शन में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। देखो यहां से जब इधर जाएंगे तो ये कहलाएगा अप हिल, क्या कहलाएगा ये अप हिल। जब यहां से इधर आएगा तो ये कहलाएगा डाउन हिल, फिर यहां से इधर जाएगा तब अप हिल, और यहां से इधर आएगा तब ये कहलाएगा डाउन हिल। ये याद रखना बेटा, ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी का ही है, अप हिल डाउन हिल, अप हिल डाउन हिल, समझे। मींस जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और ऑन द बेसिस ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे हम देखें तो जब हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से, ठीक है, उसमें एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, और लो रेडॉक्स पोटेंशियल जो है उसमें एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इसलिए इसको अप हिल और डाउन हिल कह सकता है। मींस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है वो कैसा हो रहा है, लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट आपने क्वेश्चन नहीं पूछे मुझसे, ठीक है, मुझे लग रहा था आप लोग पूछोगे। ये देखो अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कहां बैठा है, जिसके पास क्या है, ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल है, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है कैसा हो रहा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन डाउन हिल टू NADPH, इसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, और जब हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से इधर आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं, यहां पे, यहां से इधर जा रहा है, यहां पे क्या है, लो रेडॉक्स पोटेंशियल, वहां से कहां जा रहा है, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल पे। इस केस को क्या कहेंगे, ठीक है, और इस केस को क्या कहेंगे, ये याद रखना है बेटा आपको। कभी कभी कुछ केस में हाई टू लो भी जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन, मीन्स अप हिल, कुछ केस में लो टू हाई जाता है, मीन्स डाउन हिल। याद रहेगा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। हेलो, उम्मीद करता हूँ सर समझाऊंगा कंफ्यूज आपको। हो ये रहा है हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजन सर, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ओके। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं आपको स्लाइड से ही समझा देता हूँ तो अच्छे से समझेगा। एक काम करते हैं, एक एक पार्ट को देखते हुए हम समझेंगे तब आपको क्लियर होगा, ठीक है, जस्ट वेट। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन जो है कैसे पास हो रहे हैं। तो पहली चीज तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो है, एक मिनट, हाँ क्या हुआ, जस्ट वेट। हाँ देखिए, यहाँ पे जो कंसेप्ट हम समझ रहे हैं इसमें आप याद रखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल। अरे यार सारा ही मिट गया, सॉरी, हाँ फिर से लिखते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ रह गया। तो देखो रेडॉक्स ट्रांसफर हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या होता है, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल जो है, ठीक है, इसमें एबिलिटी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन, और लो रेडॉक्स पोटेंशियल जो है इसमें एबिलिटी होती है लूज इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझो बेटा, क्या चीज, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, इसमें क्या एबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, और लो रेडॉक्स पोटेंशियल में क्या एबिलिटी है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। लूज कर सकता है, समझे। तो अभी ये एक Yes, sir. स्टेटमेंट हो गया। अब यदि हम लोग यहां पे देखें तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा, यदि मान लो लो
रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा अभी। लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, इस केस को कहते हैं डाउन हिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या कहेंगे इसे? डाउन हिल। ठीक है, बट सम केस में यदि हम देखें क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है हाई रेडॉक्स पोटेंशियल टू लो रेडॉक्स पोटेंशियल होगा। मीन क्या कहलाएगा ये? अपहिल इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर। फिर अपहिल मूवमेंट भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? क्या चीज बेटा? Yes. जब हाई से लो की तरफ जा रहा है तो क्या होगा? हाई से लो की तरफ जा रहा है तो अपहिल। जब लो से हाई की तरफ जा रहा है तो क्या होगा? डाउनहिल। डाउनहिल। ठीक है, तो अभी यहां पे जो मूवमेंट होता है, ठीक, अब ये तो है बेटा जो रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल जो है वो याद रखना। जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ से इधर जा रहे हैं। ठीक है, मीन्स क्या हो रहा है? ये हाई टू लो हो रहा है, और हाई टू लो जो अब होगा तो ये क्या कहलाएगा? ये Uphill. कहलाएगा अपहिल। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो ये लो टू हाई हो रहा है बेटा, लो टू हाई हो रहा है। तो लो टू हाई मीन्स क्या होगा? ये वाला Downhill. डाउन हिल होगा। डाउनहिल। हेलो, मैं आपको ये ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आपको बाद में कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, और नहीं समझ रहा ना तो रट लेना इसको। यस सर। ठीक है, ये डाउन हिल, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला, ये ग्राफ ही पूछा जाएगा आपको। फिर इधर जाएगा ये क्या हो जाएगा? अप हिल। फिर इधर आएगा तो डाउन हिल। मतलब नीचे से ऊपर जा रहे तो अप है, ऊपर से नीचे आ रहे तो डाउन है। सिंपल ऐसे याद कर लो, खत्म काम। लेकिन अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स पोटेंशियल देखिए तो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हाई टू लो मीन्स अप। आप बोलोगे हाई टू लो मतलब ये यहां से इधर जा रहा है तो हाई टू लो है क्या? फिर इधर से इधर ये लो कैसे हो गया? ये लो से हाई फिर इधर कैसे हो रहा है ये? ठीक है, ये बात आ रही है ना? तो लाइट तो यहां पर आ रही है तो रेडॉक्स पोटेंशियल हमेशा इसका ज्यादा रहेगा, और यहां से जब ऊपर जाएगा है ना तो हाई टू लो होगा, मीन्स अप हिल होगा। और ऊपर से नीचे आ रहा है, वापस आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन अपने वापस आ रहे हैं तो वो डाउन हिल होगा। समझ गए? अब आप ये वाला स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार। देखो, PS1 जो है एक्साइटेड था जब उसने 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ को एक्सेप्ट किया। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को, ठीक है, हैविंग ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल किसका है? इसका है। तो ये इसको भेज रहा है। ठीक है, अब भेजने के बाद फिर क्या होता है? अब फाइनली, इसके पहले भी डाउन हिल अपहिल दिया है क्या? पहले का भी देख लेते हैं हम लोग, कहीं और दिया है क्या यहाँ पर? हाँ, ये दिया है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है पास देम टू चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग साइटोक्रोम। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल। यहां से यहां तक के जो आ रहा है, मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले? डाउन हिल बताया मैंने आपको इन द टर्म ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। ये वाला पार्ट क्या था? ये जल्दी बताओ, ये डाउन हिल था या अपहिल था? Downhill. डाउन हिल था। ये समझ में आ रहा है अब डाउन हिल किस रिस्पेक्ट में? एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं बताया बेटा, एक वर्ड समझा के खत्म कर दिया है। समझ रहे हो? फिर देखो नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो समझाया है, एनोदर एक्सेप्टर जो है जिसका ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल है, फिर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है फिर से डाउन हिल,
टू अ मॉलिक्यूल टू NADPH, तो यहां से जब इधर जा रहा है तो ये भी क्या रहेगा, डाउन हिल रहेगा। तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन PS2 टू PS1 हो रहा है, तो फाइनली डाउन हिल टू NADP, ये वाला, समझे। तो क्वेश्चन यदि आपको पूछा कि अप हिल क्या होता है या फिर डाउन हिल क्या होता है, तो आप लोगों को ये चीज मालूम होनी चाहिए बेटा, ठीक है, समझ में आ यस गया। हाँ वाटर सर। स्प्लिटिंग हम समझ रहे थे, तो वाटर स्प्लिटिंग में देखो क्या हो रहा है बेटा, जो PS2 जो होता है वहीं पे वाटर स्प्लिट होता है, जो इनर साइड ऑफ द थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में लोकेटेड है। वाटर जब स्प्लिट होता है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, वन वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, यहाँ पे 4 प्रोटॉन हो रहे हैं बेटा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन मीन्स 12H2O होना चाहिए, हाँ 12H2O, समझ में आ गया। तो PS2 जो है कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होते जा रहे हैं ना, कंटिन्यू उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहा है, तो वाटर से मिल रहा है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है। फिर PS1 ने जब वाटर लिया, इलेक्ट्रॉन भेज दिया, तो इधर से इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होंगी। फाइनल प्रोटॉन का यूज जो हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, तो ये प्रोटॉन यहाँ से इधर चले गए, NADP से NADPH को फॉर्म करने में हो गया, और ऑक्सीजन जो रिलीज हुई वो बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, जो बाहर निकल गया थ्रू द स्टोमेटा, समझे। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। कौन सा लेक्चर बोल रहे हो बेटा प्राची, ये वाला लेक्चर, ग्लाइकोलाइसिस वाले लेक्चर बेटा सारे अपलोड हो गए हैं, ये वाला ट्राई करता हूं मैं, हो जाए तो, ठीक है, कोशिश करता हूं लेक्चर अपलोड करने की, ठीक। तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन, मतलब लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का सिंथेसिस होना, उसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे बॉडी में हुआ था, क्लोरोप्लास्ट में लाइट के प्रेजेंस में हो रहा था, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हेल्प से हो रहा था, याद है। तो ये फॉस्फोरिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो फॉस्फोरिलेशन के 2 टाइप है, एक तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, और दूसरा क्या आएगा, फोटोफॉस्फोरिलेशन। आगे के 10 मिनट और चाहिए बेटा आप लोगों के, ठीक है, जल्दी से हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अंजलि, वंश, सायमा, प्राची, तेजस्विनी, ओके, एक पर्सन गायब हो गया, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, लाइट के प्रेजेंस में यदि प्रोसेस होंगी तो उसे फोटोफॉस्फोरिलेशन कहेंगे, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस में यदि फॉस्फोरिलेशन होता है तो उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, जो कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़े थे, याद है, मीन्स TCA के बाद वाला पोर्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, ATP बन रहा है ADP से, कहाँ बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। 2 प्रोसेस होती है, एक तो नॉन साइक्लिक होता है और एक साइक्लिक। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को नॉन साइक्लिक समझा दिया। नॉन साइक्लिक में क्या हुआ था बेटा, ये वाला जो प्रोसेस आप जो देख रहे हो ये नॉन साइक्लिक है, लेकिन यदि इधर साइड का पोर्शन को गायब कर दो और यहां से प्रोसेस स्टार्ट होकर यहीं पे यदि खत्म हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी, साइक्लिक, ठीक है। बट साइक्लिक जो है और नॉन साइक्लिक में थोड़ा सा क्या होता है बेटा, डिफरेंस आता है, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक तो हम लोगों को समझ में आ गया है कैसे हो रहा है, ठीक है, एक एक पार्ट क्लियर हो गया। लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है उसमें क्या होगा, तो साइक्लिक जो होता है यदि हम देखें तो साइक्लिक में देखो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है फोटो सिस्टम 1 से, फोटो सिस्टम 2 इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर ये कहाँ जाएगा, FRS के पास, फिर डायरेक्टली जाता है FD के पास, FD से साइटोक्रोम जो है B6, फिर साइटोक्रोम F के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन से होते हुए वापस इसके पास रिटर्न बैक आ गया। तो ये कंप्लीट एक साइकिल बन गई बेटा, इसलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फिर आप बोलोगे सर इससे क्या फायदा हुआ, इससे भी तो ATP बन रहा है। इससे ATP 2 जगह पे बनता है बेटा, कहाँ पे, एक तो यहाँ पर और एक तो यहाँ पे। यहाँ पे तो ऑलरेडी ATP पहले से बन रहा था, हमने पहले भी देखे, ठीक है। ADP फॉस्फेट से रिएक्ट करेगा, देन ATP बनेगा, और यहाँ पर भी ATP बनता है ADP से। तो इस तरह से 2 जगह पे प्रोसेस होती है। तो ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा बेटा, साइक्लिक फोटो फॉस्फो
रिलेशन। अब बेटा ये वाला पोर्शन मैं आपको इसलिए कंप्लीट करा दिया क्योंकि इसको बीच में कंप्लीट कर देते हैं या छोड़ देते ना हम, तो आपको कल समझ में नहीं आता था, इसलिए ये वाला पोर्शन हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन में नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में क्या डिफरेंस है, एक बार हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। क्या हुआ बेटा, देखो लाइट आई P700 पे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, देन ये वापस इसी के पास आ गया एटीपी बना के। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो हो रहा है ये हो रहा है स्ट्रोमा की लेमिली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जाना है। अच्छा 10 मिनट और चाहिए बेटा आपका, ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ओनली 10 मिनट्स मुझे चाहिए। ये 10 मिनट्स में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का स्लाइड समझा रहा हूँ, कंसेप्ट मैंने समझा दिया बेटा। ये जो स्लाइड में जो दिया हुआ है हमारा एनसीईआरटी वो समझा रहा हूँ, तो आप चाहो तो जा सकते हो। तो इस पोर्शन में बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता कहाँ है ये याद रखना। तो देखो ये हम लोगों ने ऐसा क्लोरोप्लास्ट पढ़े थे, इस तरह से हमने पाइल में 2 ग्रेना पढ़े थे, याद है, और दोनों ग्रेना को जोड़ने वाला बीच में एक पार्ट था ऐसा, जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिली। और स्ट्रोमा स्ट्रोमा लेमिली लेमिली। क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही होता है बेटा, फोटो सिस्टम 2 होता ही नहीं है, या फिर रहेगा भी तो फंक्शनल जो रहेगा फोटो सिस्टम 1 ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलेट होते हैं इस फोटो सिस्टम में, और एटीपी का जब सिंथेसिस होता है तो एक साइक्लिक फ्लो में हो रहा है, ठीक है। तो लेमिली में जो ग्रेना होता है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, कहाँ पे, ये ग्रेना की बात कर रहे हैं बेटा अब हम लोग, ग्रेना में थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन, वहां पे फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों होता है। बट स्ट्रोमा लेमिली की हम बात करें तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 नहीं रहेगा, और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन एनएडीपी के पास पहुंचेगा नहीं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने जो देखे थे ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे एनएडीपी को एनएडीपीएच में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम का नाम है एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। बट ये स्ट्रोमा लेमिली में नहीं होता है, इसलिए एनएडीपी भी वहां पे नहीं बनेगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है, ओनली एटीपी का ही फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो ये हमें समझ में आ गया। फिर इलेक्ट्रॉन जो है एनएडीपी के पास नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो वापस से साइकिल हो जाते हैं फोटो सिस्टम 1 के पास, फिर वो रिटर्न बैक आएंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एटीपी का ही सिंथेसिस होता है, एनएडीपी सिंथेसाइज नहीं होगा। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होगा, जहां पे लाइट जो है बियॉन्ड द 680 नैनोमीटर की ही अवेलेबल होंगी। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, यस सर। नॉन साइक्लिक देखेंगे। तो नॉन साइक्लिक तो हमने पहले देख लिए थे ना, ये साइक्लिक था, ये नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक जो है, 2 फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं, PS1 और PS2, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जेड स्कीम हो रहा है, एटीपी एनएडीएस बन रहा है। नॉन साइक्लिक में प्रोसेस रिटर्न नहीं आती, PS2 जो है रिटर्न बैक नहीं आता, इलेक्ट्रॉन एनएडीपी के पास पहुंचता है, एनएडीपी रिडक्टेज रहेगा और वो एनएडीपीएच बनाता है। तो ये हो गया नॉन साइक्लिक, और इसके बाद हमने जो देखे हो क्या है, साइक्लिक, ठीक है। सर हाँ, फिर वो NADPH से फिर ATP बनेगा ना? एनएडीपीएच से एटीपी नहीं बनेगा बेटा। ये जो एनएडीपी फिर है वो ये NADPH। केल्विन साइकिल में जाएगा, ये अच्छा दोनों हाँ। कंपोनेंट केल्विन साइकिल में जाने वाले बेटा, डार्क रिएक्शन, हाँ सर। ठीक है। यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट शायद मैंने गलत बता दिया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्या देखिए बेटा, हमने स्ट्रोमा लेमिली में PS1 होता है, और PS1 कितना बेटा, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ऑल्सो अकर बोला बेटा, ऑल्सो अकर, मतलब यदि 680 नैनोमीटर की लाइट भी अवेलेबल रहे तब भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो सकता है, समझे। ये जरूरी नहीं कि इसको 700 ही चाहिए। ओके, ये थोड़ा सा शायद मेरे को ऐसा लग रहा है, यदि गलत बता दिया होगा तो ये करेक्ट कर लो, ठीक है बेटा। तो केमियोस्मोसिस फिर हम कल देखेंगे, आज यहाँ तक सर हुआ। यस सर। हाँ, अब जिसके जो सर डाउट, वो बोलो बेटा प्राची। सर अपहिल और वो डाउनहिल वाला आपने जो डायग्राम बनाए थे वो हाँ वाली स्लाइड देख सकते हैं क्या? हाँ, दिखा देता हूँ बेटा, जस्ट वेट। ये वाला है या वो डायग्राम वाली? सर डायग्राम वाली। ये लो बेटा, सर हो गया।
ओके ग्रेट। अभी किसी के कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वंश, अंजलि, समझा, साइमा, बाकी सभी लोग क्लियर है? चलो अंजलि, तेजस्विनी, बाकी लोगों का रिस्पॉन्स, साइमा का यस सर। चलो गुड। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमी ऑस्मोसिस पढ़ेंगे बेटा। केमी ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, केल्विन साइकिल पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत लेंदी है बट जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा और काफ़ी अच्छे कंसेप्ट के साथ कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज बेटा इतना पोर्शन अच्छे से रिवाइज कर लेना, नहीं तो आप बाद में पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो तो मिलते सर बेटा। लेक्चर भी अपलोड कर देना। हाँ मैं ट्राई करता हूँ आज अपलोड हो जाए तो, नहीं तो कल करूँगा बेटा। ठीक, ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय बेटा।